हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी की ज़ुबान। हम लेके आए हैं क्लास 9th की हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। और यह वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। DSSB, KVS, NDS, EMRS, PPSC, TRE4 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जैसे कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों आ रहे हैं, तो दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और क्लास 9th के बच्चे के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है तो उसमें पहला पॉइंट्स लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी का समाज कैसा था, यानी फ्रांस का समाज कैसा था उसके बारे में अध्ययन करें। तो इसमें जब हम अध्ययन करेंगे तो कई पॉइंट्स आ जाएंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब फ्रांस के समाज के अध्ययन में करेंगे तो राजनैतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि उस फ्रांस के समाज का राजनैतिक स्वरूप कैसा था, समाज की वर्ग व्यवस्था कैसी थी, उस समय लोगों को जीवन जीने में क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा था, क्या संकट आ रहे थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उस समय जो मध्यम वर्ग उभर रहा था उसने उस समय के बदलाव को और दार्शनिकों के योगदान का हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में इन्होंने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया, किस तरह से फ्रांस की क्रांति में इन सब चीज़ों का असर पड़ा, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला है राजनीतिक स्वरूप। राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो उस समय जो राजनीतिक स्वरूप था तो फ्रांस में राजा का शासन था। किसका शासन था? फ्रांस में राजा का शासन था। ठीक है, तो लुई 16वां के समय से हम घटना को शुरू करते हैं। तो लुई 16वें का राज्यारोहण की बात करें तो 1774 ईस्वी में यह बुर्बो राजवंश का शासक बनता है और इसका नाम क्या था? लुई 16वां नाम से यह राजा बनता है जो फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। उस समय इसकी उम्र केवल 20 साल थी। ठीक है, और इसका विवाह जिससे हुआ था वह रानी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, यानी कि लुई 16वें का जिस रानी के साथ शादी होता है वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो मेरी एंतोइनेट नाम था। जब फ्रांस का राजा लुई 16वां जो गद्दी पर बैठता है तो उस समय वो खाली राजकोष पाता है। ठीक है, जब वो राजा बनता है तो उस समय फ्रांस में जो सत्ता ग्रहण करता है उस समय उसके पास जो संसाधन आते हैं वो खाली मिलते हैं उसको लंबे समय तक। और ये खाली होने का कारण क्या था कि जो लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे उसके कारण वित्तीय संसाधन क्या हो गए थे? नष्ट हो चुके थे। और फिजूल खर्ची कहाँ पे होती थी? तो बरसाई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने का फिजूल खर्ची का बोझ वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसी समय एक और घटना घटती है कि अमेरिका में उस समय अमेरिका क्रांति चलती रहती है। उस समय ब्रिटेन के जो 13 उपनिवेश थे वहाँ पे, तो उसको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने वहाँ पे सहयोग दिया हुआ था अमेरिका को। ठीक है, तो इसके कारण भी फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का अधिक कर्ज बढ़ गया था और इससे पहले ही वो 2 अरब लिब्रे कर्ज उस पर ऑलरेडी बना हुआ था। तो इस तरह से इसके ऊपर कितने हो गए? 12% जो अरब लिब्रे कर्ज का बढ़ गया था इसके ऊपर। और कर्जदाता जो थे, जो राजा को कर्ज दिए हुए थे, उन्होंने अपने जो ब्याज दी थी उसको 10% मांग करी कि इन्होंने जो दिया हुआ था धन कर्ज के रूप में उसको 10% ब्याज के रूप में मांग करना शुरू कर दिया था। तो यह राजनीतिक स्वरूप उस समय, आर्थिक स्वरूप, ये सारी चीज़ें उस समय देखने को मिल रही थी, यानी कि ये चीज़ों को हम आर्थिक रूप में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम राजनीतिक कारण के रूप में शामिल कर सकते हैं। पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है कि समाज की वर्ग व्यवस्था कैसी थी, यानी कि जो फ्रांस का समाज था वह कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो फ्रांस का समाज की बात करें तो फ्रांस का समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था, जिसको 3 ए स्टेटस कहा जाता है। स्टेटस की बात करें, वर्ग की बात करें और इनकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेटस जो था वो पादरी वर्ग के अंतर्गत, यानी सबसे बड़ा स्टेट, जो पहला स्टेट माना जाता था, किसको माना जाता था? पादरी वर्ग के अंतर्गत आता था। पादरी वर्ग को कौन सी विशेषता मिली हुई थी? तो ये जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त और इनको करों से छूट दिया गया था। दूसरा स्टेट किससे संबंधित था? दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग से संबंधित था। इनको क्या अधिकार मिला हुआ था? तो इनको जन्म से विशेष अधिकार इनको भी प्राप्त था, इनको भी करों से छूट थी। और ये किसानों से सामंती कर वसूलने का अधिकार था। यहाँ पे मेन पॉइंट है कि किसानों से सामंती कर वसूलने का अधिकार किसको दिया गया था? तो द्वितीय वर्ग के स्टेट को दिया गया था, जो कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। तीसरा स्टेट जो था वह किस में आता था? तो इसमें आते थे व्यवसायिक आते थे, किसान आते थे, मजदूर आते थे। इनकी विशेषता क्या है? तो पूरी जनसंख्या, यानी फ्रांस की जितनी जनसंख्या थी पूरी जनसंख्या का 90% भाग तीसरे ए स्टेट में आता और 10% भाग इसमें, केवल इसमें आते थे, पहले और दूसरे में। ठीक है, लेकिन जमीन का स्वामी तो इनका कम था, सारा कर भार इन्हीं पे, और ये पूरी क्या करते थे? ये टैक्स का वहन करते थे। और ये 2 वर्ग जो था ये टैक्स वहन नहीं करता था। तो ये समाज का वर्ग था, फ्रांस के समाज का। इस तरह से वर्गों का विभाजन किया गया था वहाँ पे। अब बात करेंगे कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था, जिसमें केवल तीसरे एस्टेट के लोग को ही कर अदा करते थे। अभी हमने पीछे कहा कि तीसरा वर्ग ही कर अदा करता था, तब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग इनको कर से मुक्ति, विशेषा जन्म से ही विशेषाधिकार मिला हुआ था और कर से मुक्ति भी इनको दी हुई थी। और तीसरा वर्ग जो था बस यही केवल क्या करता था? कर अदा करता था। और इनके लिए अलग अलग कर लिए जाते थे, धार्मिक कर। देखो कितनी समस्याएं थी उस समय फ्रांस के समाज में। पहला वर्ग था ये टैक्स नहीं देता था, दूसरा वर्ग था टैक्स नहीं देता था। ये तो ऑलरेडी सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। तीसरा वर्ग जो है ये क्या कर रहा है? टैक्स दे रहा है। ये ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं टैक्स दे रहा, लेकिन टैक्स नहीं भी दे रहे हैं उसके बावजूद ये तीसरे वर्ग से टैक्स भी लेते हैं। कौन कौन से टैक्स लेते हैं? धार्मिक कर, जिसे टाइट कहा जाता था। टाइट जो चर्च द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था।
ये धार्मिक कर पहला वर्ग लेता था, पादरी जो वर्ग था ये धार्मिक कर लेता था, टाइट कहलाता था। ये ऑलरेडी तीसरा सरकार को भी देते थे ऑलरेडी, उसके बावजूद ये दोनों टैक्स नहीं देते थे, इसके बावजूद भी तीसरे वर्ग से भी टैक्स लेते थे। कितनी समस्याएं होगी सोच लो, आज का अनुमान लगा लो। प्रत्यक्ष कर सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, बेचारा तीन तीन कर दे रहा है ये तीसरा वर्ग। और अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर जो था वो अप्रत्यक्ष कर था, और सीधे जो राज्य को टैक्स दिया जाता था वो प्रत्यक्ष। और सामंती कर अभी आपने देखा वो कुलीन वर्ग लेता था। तो इस तरह से टैक्स को भी केवल तीसरे वर्ग पे थोपा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीने का संघर्ष। भाई जब किसी भी व्यक्ति को जब उत्पादन नहीं हो रहा है, सारी समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी तुम टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हो, जो वर्ग टैक्स दे नहीं रहा वो भी टैक्स ले रहा है उस बंदे से, सोच लो। तो इस तरह से क्या होगा कि लोगों के पास एक जीवन जीने का संघर्ष शुरू हो जाता है, उनको जीवन जीने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। सोच लो, खाना पीना पहनना ओढ़ना छोड़ दो, जीने के लिए संघर्ष, मरने की नौबत आ जाती है। तो कैसे आती है? जनसंख्या में वृद्धि होती है। कैसे? फ्रांस की जनसंख्या जहां 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, वहीं बढ़कर कब 1789 में, जब फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 2.8 करोड़, 2.8 करोड़ हो जाती है। अनाज की कमी हो जाती है, जनसंख्या बढ़ेगी, उत्पादन नहीं होगा तो अनाज की कमी होगी। अनाज की मांग बढ़ी, जिससे मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतें तेजी से बढ़ी। मजदूरी और महंगाई, मजदूरी उतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ी, जिससे अमीर और गरीब की खाई बढ़ती गई। सूखे और ओले का प्रकोप, सूखा और ओले का प्रकोप बढ़ने से क्या हुआ कि पैदावार गिर जाती है, जिससे फ्रांस में जीविका संकट पैदा हो जाती है। ठीक है, जीविका संकट फ्रांस में क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। तो ये सारे संकट फ्रांस के लोगों के सामने देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत, ये हम पहला टॉपिक हो गया हमारा। क्या हम शुरू किए थे? हम शुरू किए थे, पहला टॉपिक क्या था हमारा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो उसमें हमने पढ़ा, राजा के स्वरूप के बारे में देखा, समाज की वर्ग व्यवस्था के बारे में देखा, जीने का संघर्ष के बारे में देखा, और उभरते वर्ग मध्य वर्ग के बारे में अभी देखना है। ठीक है, उभरते मध्य वर्ग, हम कौन से टॉपिक पे आ गए? 7वां, आगे चले गए थे हम। तो ये इसमें अभी हमारा एक पॉइंट रह गया था, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो उभरते मध्य वर्ग और दार्शनिकों की योगदान। उभरते मध्य वर्ग, अभी भी जो मिडिल फैमिली बोलते हैं ना उसको मध्य वर्ग। तो उस समय जो मध्य वर्ग था कैसे अपने आप को ऊपर उठा रहा था, तो वो फ्रांस के समाज की बात करा कि मध्य वर्ग का उदय कैसे हो रहा था फ्रांस के समाज में। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। किसका हुआ? एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसने समुद्री व्यापार और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से संपत्ति अर्जित की थी। इसमें वकील और प्रशासनिक सेवा के शिक्षित लोग भी शामिल थे। ठीक है, यानी कि जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में, उसे एक नया सामाजिक समूह माना गया। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। और इसमें कौन से लोग थे? जो समुद्री व्यापार से संबंधित थे, जो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से संपत्ति अर्जित करके अपने आप को सुदृढ़ की श्रेणी में ला रहे थे। इसमें वकील शामिल थे, प्रशासनिक सेवा के शिक्षित लोग भी शामिल थे मध्यम वर्ग में। तो ये इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था फ्रांस की क्रांति में। अब बात करते हैं प्रमुख दार्शनिकों और उनके विचार के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख दार्शनिक में नाम आता है जॉन लॉक का, रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का। इन्होंने भी अपनी बौद्धिक श्रेणी का प्रयोग करते हुए लोगों के मस्तिष्क पटल को पूरी तरह से बदल दिया था विरोध करने के लिए। तो जॉन लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक की पुस्तक का नाम क्या है? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। में इन्होंने क्या किया था? अपनी इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा था? तो जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था। वहीं पे रूसो जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। और लोकतांत्रिक अधिकार, या जो वोट की बात करते हैं ना, लोकतांत्रिक राजनीतिक आधार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आधार भी इन्होंने प्रस्तुत किया था कि इन्होंने रूसो ने ही जॉन लॉक के विचार को आगे बढ़ाया था। जो राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था, इसके विचार को रूसो ने आगे बढ़ाया था। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने सरकार को पृथक्करण करके शासन करने का बात कहा था, जिसको 3 भागों में बांटा था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन 3 वर्गों में बांटकर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन 3 वर्गों में बांटकर शासन करने की पद्धति को अपनाने के लिए कहा था। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। किस पुस्तक में? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में। तो इस तरह से हमारा जो पहला पॉइंट था कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कैसा था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। ये सारी चीज़ों को जानेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, और कौन कौन सी घटनाएं हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी। पहली घटना होती है ए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? 5 मई 1789 को। नेशनल असेंबली का गठन होता है 20 जून 1789 को। क्रांति का विस्तार और बास्तिल का पतन होता है 14 जुलाई
1789 को संवैधानिक राजतंत्र बनता है। और उसके बाद महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि ए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई? 5 मई 1789 को। इसके बुलाने का कारण क्या था, क्यों बुलाई गई थी? तो ए स्टेट जनरल बुलाने के पीछे का कारण था कि लुई 16वां नया कर लगाना चाहता था, यानी कि नए टैक्स लगाना चाहते थे, क्योंकि सरकार जो थी पूरी तरह से कर्ज में आ चुकी थी, तो टैक्स लगा के उसकी भरपाई करना चाह रही थी। पुराने शासन के नियमों के अनुसार राजा अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता, यानी कि पहले जो नियम बने थे कि जब भी आप टैक्स लगाने होंगे तो राजा अपनी मर्जी से नहीं लगाएगा, उसके लिए एक मीटिंग करेगा और उसको किससे मंजूरी लेनी पड़ती है? तो उसे ए स्टेट्स जनरल की मंजूरी लेनी पड़ती है। और यह जो इससे पहले कब बुलाया गया था आखिरी बार? तो 1614 में बुलाया गया था, यानी कि 175 साल बाद इसको फिर से बुलाया जा रहा है। ठीक है, प्रतिनिधित्व तो इसमें कौन कौन आने वाले थे? तो पहले स्टेट से, दूसरे स्टेट से और तीसरे स्टेट से प्रतिनिधि इसमें आने थे। पहले और दूसरे से 300 प्रतिनिधि आने थे, तीसरे स्टेट से 600 प्रतिनिधि तो आने थे, यानी कि जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था? समृद्ध और शिक्षित वर्ग। तीसरे स्टेट का नेतृत्व कौन कर रहा था? समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहा था। और ये जो बैठक बुलाई गई थी, ए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी, इसमें किसको प्रवेश से वर्जित किया गया था? तो इसमें किसान नहीं आ सकते हैं, औरत नहीं आ सकती है, कारीगारों को भी सभा में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये वर्ग जो वहाँ पे नहीं आए थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 40,000 पत्रों के माध्यम से अपनी शिकायतें भेजी थी। ठीक है, विवाद क्या हुआ? ए स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें विवाद क्या देखने को मिलता है? तो ए स्टेट्स जनरल की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें यह विवाद हुआ कि जो पुराने नियम थे, ठीक है, पुराने नियम के अनुसार नियम यह था कि हर वर्ग का एक वोट होता था, यानी कि पहला वर्ग का एक वोट, दूसरा वर्ग का एक वोट, तीसरा वर्ग का एक वोट। लेकिन तीसरा वर्ग में कितने लोग गए थे? 600, और पहले और दूसरे से 300 गए थे। तो यहाँ मांग रखी गई कि एक लोग का एक वोट काउंट हो। ठीक है, कि अब प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार मिले। और यह बात किसमें कही गई थी? कि रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित था यह विचार। इसी पर इन्होंने ये मांग रख दी वहाँ पे। जब यह मांग रखती है तो राजा क्या करता है? अस्वीकार कर देता है, भैया ये बात नहीं है, और ये लोग क्या कर देते हैं? विवाद हो जाता है राजा और तीसरे एस्टेट्स के लोगों के बीच में। जब विवाद हो जाता है राजा के और तीसरे स्टेट के लोगों में, तो क्या होता है कि नेशनल असेंबली का गठन करेगी। कौन करेगा? तीसरा वर्ग नेशनल असेंबली का गठन करेगा 20 जून 1789 को। 5 मई को बुलाया गया था ना, तो उस समय विरोध हो गया। क्यों विरोध हुआ? कि सम्राट द्वारा मांग ठुकराए जाने पर तीसरे ए स्टेट के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप बाहर चले गए और टेनिस कोर्ट की शपथ ली इन्होंने। कहाँ पे शपथ ली? टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली? 20 जून को। ये प्रतिनिधि कहाँ पे जाते हैं? वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली। कब घोषित होती है? 20 जून 1789 को। और क्या शपथ लिया था इन्होंने? शपथ लिया कि जब तक फ्रांस के लिए संविधान तैयार नहीं कर लेते असेंबली भंग नहीं होगी। इन नेतृत्व कौन कर रहा था? नेशनल असेंबली जो गठित हुई, इन सबका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिराबियो कर रहा था। कौन कर रहा था? मिराबियो। मिराबियो कौन था? ये कुलीन परिवार से संबंधित था, लेकिन सामंती विशेषाधिकारों के खिलाफ था। और कौन नेतृत्व कर रहा था? तो आबेसिये था। आबेसिये कौन था? पादरी वर्ग से संबंधित था। इसने क्या कहा था? इसने पूछा था कि तीसरा स्टेट क्या है। पादरी ने पूछा था कि तीसरा स्टेट क्या है। और सामंती विशेषाधिकार का विरोध किसने किया था? तो मिराबियो ने किया था। और तीसरा स्टेट क्या है, इस नाम से एक प्रभावशाली पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? आबेसिये ने। तो नेशनल असेंबली का जो गठन किया गया था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिराबिये कर रहा था, आबेसिये कर रहा था। मिराबिये जो था वो सामंती विशेषाधिकार के खिलाफ था, वो कुलीन वर्ग से संबंधित था। आबेसिये जो था वो पादरी वर्ग से संबंधित था। वो तीसरे स्टेट क्या है इससे संबंधित एक पुस्तक लिखता है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्रांति का विस्तार और बास्तिल का पतन। 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे कि क्रांति का विस्तार, क्योंकि भाई क्रांति शुरुआत होती है 5 मई को बुलाया जाता है कर लगाने के लिए राजा, और तीसरे स्टेट में बात नहीं बनती। तीसरा स्टेट 20 जून को इकट्ठा होता है और शपथ लेता है कि जब तक हमारे लिए कानून पास नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, तो क्रांति का विस्तार कैसे होता है, बास्तिल का पतन कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। आर्थिक संकट, उस समय क्या आर्थिक संकट देखने को मिला था जो क्रांति के लिए विस्तार का स्वरूप देता है? तो कड़ाके की ठंड से फसल खराब हो गई, पाव रोटी की कीमत बढ़ने लगी और बेकरी मालिकों ने जमाखोरी शुरू कर दी। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में गुस्साई भीड़ ने बास्तिल के किले पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया। यानी बास्तिल का किला कब ध्वस्त हो गया? तो 14 जुलाई 1789 को। क्यों? क्योंकि जनता परेशान हो चुकी थी, महंगाई इतने स्तर पे बढ़ चुकी थी कि पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी और जमाखोरी कर रहे थे जो बेकरी वाले थे, तो पूरी जनता एकदम पगलाई हुई थी। और 17 जुलाई 1789 को धावा बोलती है। ग्रामीण विद्रोह में क्या देखने को मिलता है? तो गाँव में अफवाह फैली कि जागीरदारों ने लठैत को फसलें तबाह करने के लिए भेजा है। इस डर के मारे किसानों ने ग्रामीण किलों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों में भी विद्रोह, यानी ग्रामीण में जो किले थे उस पर भी ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अन्य भंडार लूटे और लगान के दस्तावेज जला दिए थे। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक राजतंत्र की ओर। जब बास्तिल का किला जला दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, आक्रमण हो गया, ग्रामीण विद्रोह होने लगे, तो क्या करेगा? संविधान राजतंत्र की तरफ बढ़ेगा। यानी कि राजा को डर हो गया कि भाई हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी, तो कहाँ पे बढ़ेगा? संवैधानिक राजतंत्र की ओर सरकार बढ़ती है। अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति को देखते हुए लुई 16वां क्या करता है? नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। यानी कि नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? 20 जून 1789 को गठन किया गया था। मांग की गई थी जब तक नेशनल असेंबली का गठन नहीं होगा तब तक हम लोग विद्रोह करते रहेंगे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई किसके द्वारा? राजा के द्वारा। कब? 14 जुलाई को, जब विद्रोह शुरू हो गया था। 4 अगस्त 1789 की रात की कौन सी घटना घटती है? तो असेंबली ने करों, कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। यानी कि असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली घोषित की गई थी, तो नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कब किया था? तो 4 अगस्त 1789 को पारित किया था। कब पारित किया था? 4 अगस्त 1789। इसमें बदलाव क्या देखने को मिलते हैं? तो पादरी वर्ग के विशेषाधिकार छीन लिए गए, धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च की भूमि जब्त कर ली गई। संवैधानिक राजतंत्र जब लागू हुआ तो क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र के लागू होते ही 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित करता है। और वहाँ पे बदलाव यह देखने को मिलता है कि पादरी वर्ग के विशेषाधिकार छीन लिए जाते हैं, धार्मिक कर भी समाप्त कर दिए जाते हैं और चर्च की भूमि भी जब्त कर लेती है। इस तरह से जब जमीन जब्त कर ली जाती है, धार्मिक कर समाप्त कर दिए जाते हैं, तो सरकार के पास कितने कर आमदनी इकट्ठा हो जाती है? तो सरकार के पास 20 अरब लिब्रे का, ठीक है, कितना? 20 अरब लिब्रे का संपत्ति किसके हाथ में आ जाती है? सरकार के हाथ में आ जाती है। आप अनुमान लगाइए। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 12 अरब लिब्रे जो है वो क्या था? 12 अरब लिब्रे सरकार के ऊपर ऋण था, जबकि 20 अरब लिब्रे यहाँ पे सोचो मिल गया। तो कितना चोरी करके ये लोग बैठे हुए थे और सरकार तीसरे वर्ग को परेशान कर रही थी। कितनी संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई? तो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी उसके बारे में थोड़ा एक नज़र देखते हैं। वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे घटना दी हुई है। 1774 का वर्ष में क्या हुआ था? लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, खजाना खाली था, ये हम देख चुके हैं। 1789 में क्या होता है? ए स्टेट जनरल का आह्वान होता है, बास्तिल पे हमला होता है और किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में क्या होता है? सम्राटों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान बनता है। ठीक है, तो ये घटनाएं हम बाद में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि चैप्टर खत्म करेंगे तो उस समय ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको। 92-93 में क्या होता है? फ्रांस गणराज्य बना, राजा का सिर काटकर उसे मार दिया जाता है। 1804 में नेपोलियन सम्राट, फ्रांस का सम्राट बनता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है 1789 में ही, मान्यता मिल जाती है असेंबली सभा बनाने की। अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बनता है? फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत कैसे होती है? संविधान का निर्माण, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया था। इस जो नेशनल असेंबली ने जो संविधान का प्रारूप पूरा किया था उस प्रारूप में क्या उद्देश्य थे? उसका उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना है और इसमें शक्तियों का बंटवारा करना है। जो शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथों में रखने के बजाय इसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया था। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? तो कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया गया, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। यानी कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया गया और नेशनल असेंबली का चुनाव किस रूप से होता था? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। सक्रिय नागरिक कौन थे? सक्रिय नागरिक वे थे जो केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? निष्क्रिय नागरिक में महिलाओं और अन्य पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इन्हें निष्क्रिय नागरिक माना जाता था। योग्यता क्या रखी गई थी? तो असेंबली का सदस्य बनने के लिए उच्चतम श्रेणी का करदाता होना चाहिए। वो योग्यता असेंबली की सदस्य का योग्यता असेंबली का सदस्य बनने की योग्यता रख सकता है जो उच्चतम श्रेणी का करदाता है। ये सब नियम बनाए गए थे। अब बात करेंगे नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। संविधान की शुरुआत किससे हुई थी? तो जो संविधान बनाया गया था तो संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से हुई थी। इसमें क्या शामिल किया गया था? नैसर्गिक अधिकार जो नेचुरल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं, इसमें शामिल है जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी बराबरी को अहरणीय अधिकार माना गया था। इसमें किसको किसको माना गया था? जीवन के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और कानूनी बराबरी को, जिसे अहरणीय माना गया मतलब जिसे छीना ना जा सके। यानी 3 अधिकार इसमें शामिल किए गए थे नैसर्गिक अधिकार में। टोटल तो वैसे पुरुष एवं नागरिक अधिकार में 17 हैं। ठीक है, तो इसमें नैसर्गिक अधिकार जो है वह जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी को अहरणीय जिसे छीना ना जा सके, इसको अधिकार माना गया। राज्य की जिम्मेदारी क्या निर्धारित की गई? तो यह सरकार का कर्तव्य था कि वह हर नागरिक को इन जन्मजात अधिकारों की रक्षा करे। इसमें ये 17 अधिकार हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पुरुष नागरिक अधिकार और घोषणा पत्र। 17 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला क्या है? पहला इसमें दिया हुआ है समानता।
सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं और उनके अधिकार हमेशा समान रहेंगे। दूसरा है अधिकारों की रक्षा। हर राजनीतिक संगठन का लक्ष्य इंसान के प्राकृतिक अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण का विरोध को सुरक्षित रखना है। तीसरा अधिकार है संप्रभुता का, जिसमें शामिल है कि सत्ता का मुख्य स्रोत राष्ट्र जनता है। कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसा अधिकार नहीं चला सकता जो जनता से ना मिला हो। चौथा, स्वतंत्रता की परिभाषा। स्वतंत्रता का मतलब है वह सब करने की शक्ति जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। पांचवा, कानून की सीमा। कानून केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगा सकता है जो समाज के लिए हानिकारक हो। छठा क्या है, कानून और समानता। कानून सबकी सामूहिक इच्छा है, इसे बनाने में सभी नागरिकों का हक है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे सुरक्षा देनी हो या सजा देनी हो। सातवां, गिरफ्तारी का नियम। यह किसी को भी केवल कानून द्वारा तय प्रक्रिया के तहत ही आरोपी बनाया, गिरफ्तार या कैद किया जा सकता है। सजा का प्रावधान। कानून केवल वही सजा दे सकता है जो सख्ती से और स्पष्ट रूप से आवश्यक हो। नौवां, निर्दोष का सिद्धांतता। जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित न कर दिया जाए उसे निर्दोष माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता। किसी को भी उसके विचारों या धार्मिक विश्वासों के लिए तब तक परेशान नहीं किया जाएगा जब तक उससे शांति भंग न हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी 11 में दिया, हर नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल पर जवाबदेही होगी। 12वां, सार्वजनिक बल। अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक सेना, पुलिस की जरूरत है, जो व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए हो। 13वां, टैक्स की जरूरत। प्रशासन और सेना के खर्च के लिए एक सामान्य टैक्स जरूरी है। 14, टैक्स पर नियंत्रण। नागरिकों को यह जानने का हक है कि टैक्स कितना, क्यों और कैसे लगाया जा रहा है। 15, जवाबदेही। समाज को हर सरकारी अधिकारों से उसके काम का हिसाब मांगने का पूरा हक है। 16, शक्तियों का बंटवारा। जिस समाज में अधिकारों की गारंटी न हो और शक्तियों का बंटवारा न हो वहाँ कोई संविधान नहीं माना जाता। 17, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पवित्र और अटूट है, किसी को इससे तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक सार्वजनिक जरूरत न हो और उचित मुआवजा मिले उनको। तो यह था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसमें कितने वर्ड शामिल थे, तो इसमें 17 पॉइंट शामिल थे। पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो दिया गया था और इससे ही शुरुआत होती है फ्रांस का संविधान बना था उसमें। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा इसमें 3 मेन चीज़ें थी। नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। नैसर्गिक अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की बराबरी। इन 3 चीज़ों से ये शुरू होता है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्रांस में क्या हुआ, राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। इसके लिए 4 टॉपिक हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि और घोषणा, जैकोबिन क्लब का उदय, 1792 का विद्रोह और गणतंत्र, और लुई 16वां का अंत कैसे हुआ। लुई 16वां का अंत के बाद गणतंत्र की स्थापना कैसे, क्योंकि जब राजा रहा ही नहीं तो कौन हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया में कि राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसमें हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि युद्ध की पृष्ठभूमि और घोषणा। लुई 16वां की गुप्त वार्ता। जब संविधान पर हस्ताक्षर हो चुके थे, लुई 16वां एक्सेप्ट भी कर चुका था कि हाँ ठीक है हम संविधान को मानेंगे, तब तक ये संविधान राजतंत्र के हिसाब से चल रहा था। इस पर इसने हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी लुई 16वां क्या कर रहा था कि प्रसा के राजा से गुप्त बातचीत कर रहा था। ठीक है, और जो अगल बगल के लोग थे, राजा थे, वो भी डरे हुए थे फ्रांस में जो घटनाएं चल रही थी। पड़ोसी देशों की चिंता क्या थी, तो फ्रांस की घटनाओं से अन्य देशों के शासक चिंतित थे और उन्होंने सेना भेजने की योजना भी बनाई थी। अप्रैल, गुप्त वार्ता। जो फ्रांस का राजा जो था लुई 16वां गुप्त वार्ता कर रहा था प्रसा के साथ, इसी को देखते हुए नेशनल असेंबली ने 1792 में, अप्रैल 1792 में प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर देता है। स्वयंसेवी सेना की बात करें तो इसमें सेना कौन थी, तो हजारों लोग सेना में भर्ती हुए। उन्होंने इस युद्ध को राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग माना था। जब युद्ध की घोषणा हुई, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो उसी समय मार्शलेस क्या था, मार्शलेस ने एक कविता राजेर दी लाइल द्वारा रचित यह देशभक्ति गीत था जो स्वयंसेवियों ने पेरिस जाते हुए गाया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान कहा जाता है। मार्शलेस जो है वह किसने लिखा था, तो उसको लिखा था राजेर दी लाइल ने। उनके द्वारा रचित यह देशभक्ति गीत है जो स्वयंसेवियों ने पेरिस के समय जाते समय इसको गाया था। अब बात करेंगे जैकोबिन क्लब का उदय। जैकोबिन क्लब का उदय कैसे होता है, कारण क्या था, क्यों उदय हुआ जैकोबिन क्लब का, तो 1791 के संविधान से केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार मिले थे, जिससे आम जनता में असंतोष था। एक मिनट यहाँ देखते हैं, जो मार्सिले है ये गाने का, और मार्सिलेस यहाँ पे ध्यान देना होगा, एग्जाम में ना बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ये हो गया मार्सिले, ये गीत का नाम है, और मार्सिलेस जो है ये मार्सिलेस जगह का नाम है, मार्सिलेस। तो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, स्वयंसेवी थे, ये जब पेरिस जा रहे थे तब इन्होंने गाया था, और मार्सिलेस नाम है इसका, और इसमें जोड़ देंगे तो राज्य हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे, जैकोबिन क्लब का उदय देख रहे थे। तो जैकोबिन क्लब के उदय का कारण क्या था कि 1791 के संविधान से केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार मिले थे, जिससे आम जनता में असंतोष था। वही था ना कि कौन लोग प्रतिनिधित्व बनेंगे, तो जो ज़्यादा सक्षम है वो लोग प्रतिनिधित्व या सदस्य बनेंगे। तो भाई पावर किसके पास आएगा, तो अमीरों के पास आएगा। सदस्य, इसके सदस्य जो थे कम समृद्ध हिस्से से थे, जैसे
जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वे कम समृद्ध हिस्से थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर आदि। जैकोबिन क्लब के सदस्य का नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इनकी पहचान क्या थी? जैकोबिन क्लब की पहचान जो थी वह शौकुलात की पहचान थी। क्यों? जैकोबिनों ने बिना घुटने वाले शौकुलात कपड़े पहनना शुरू किया, जिसे धारीदार पतलून कहा जाता था। यह कुलीनों द्वारा पहने जाने वाले ब्रीचेस के विरोध में अपनाया गया था। यह जो जैकोबिनों के द्वारा जो वस्त्र अपनाए गए थे, वो जो कुलीन वर्ग ब्रीचेस पहनते थे, उसके विरोध में इन्होंने ये बिना घुटने वाले पैंट को पहनना शुरू किया था। प्रतीक क्या था जैकोबिन क्लब का? तो लाल रंग की टोपी जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ये लाल रंग की टोपी महिलाएं नहीं पहनती थी। तो अब हम देखेंगे कि इस तरह से जो चीज़ें शुरू हो गई थी, तो 1792 का विद्रोह जो हुआ था और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। विद्रोह क्यों हुआ था? तो हम देखते हैं कि जैकोबिन क्लब जो बनने लगे थे, उन्होंने जो 1791 में संविधान बना था, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो केवल अमीर वर्ग ही शामिल है, तो हमें क्या फायदा था। इन्होंने विरोध करना शुरू किया। 10 अगस्त 1792 जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई से नाराज होकर ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। यानी ट्यूलेरिये के महल पर धावा किसने बोला था? तो जैकोबिनों के सदस्यों ने धावा बोला था। कब बोला था? 10 अगस्त 1792 को इन्होंने विद्रोह किया था। और क्या किया था? वहाँ पे राजा के रक्षकों को मार दिया और राजा को बंधक बना लिया। नया चुनाव कराया गया। नया जब राजा को सहयोगियों को मारा गया और उसको बंधक बना लिया गया राजा को, तो नया चुनाव किया। चुनाव कराए गए जिसमें से 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे वह संपत्ति हो या न हो, को मतदान का अधिकार मिल गया। कन्वेंशन की बात करें तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया था। यानी कि जब चुनाव दोबारा कराए गए, राजा को कब्जे में ले लिया गया, तो क्या किया गया कि नवनिर्वाचित असेंबली को नया नाम क्या दिया गया? कन्वेंशन नाम दे दिया गया। और फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और इसे एक गणतंत्र घोषित किया गया। कब? 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और इसे एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जब राजा को कब्जे में ले लिया गया, राजा को कब्जे में लेने के बाद राजतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया, तो अब बचे लुई 16वां। ना तो ये राजा रहे और ना ही वहाँ पे राजा का कोई शासन चल रहा था। ठीक है, तो इनके साथ क्या किया गया? लुई 16वें के साथ तो इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में कौन सी सजा सुनाई गई? मौत की सजा सुनाई गई। और इनको मौत की सजा जब कब दी जाती है फांसी पे? तो 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कानकार्ड में। कहाँ पर? प्लेस डी ला कानकार्ड में इनको फांसी पे चढ़ाया जाता है। कौन से? सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। बाद में इनकी रानी जो थी, अक्टूबर में इनकी रानी मैरी एंटोनियट का भी यहीं असर हुआ और अक्टूबर में भी इनको फांसी पे लटका दिया गया। इस तरह से जो राजा का शासन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आतंक का राज। 1793 से 1794 इस समय आतंक का राज चला था। क्यों कहा जाता था इसको आतंक का राज? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793 से 1794 तक के काल को आतंक राज कहा जाता था, क्योंकि इस दौरान मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने शासन किया था। यानी कि रोबेस्पियर का जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, इसने भी कहा कि हम छोटे छोटे वर्गों को लाभ दिलाएंगे, लेकिन इसका भी शासन क्या हो गया था? आतंक के राज के रूप में चलना शुरू हो गया था। जो काल का पीरियड था 1793 से 1794। इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख नीतियां और नियंत्रण के बारे में, आर्थिक और सामाजिक सुधार, और रोबेस्पियर का भी अंत कैसे हो गया। भाई जो बुरा करेगा तो बुरा का बुरा ही होता है ना, तो इसमें हम देखेंगे प्रमुख नियंत्रण, नीतियाँ और नियंत्रण। जब रोबेस्पियर सत्ता में आता है, कब? 21 सितंबर 1792 को। सख्त एवं दंड की नीति अपनाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की अत्यधिक सख्त नीति अपनाई। गणतंत्र के शत्रु, कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों और रोबेस्पियर की कार्यशैली से असहमत पार्टी के सदस्यों को गणतंत्र का शत्रु माना गया। सजा का तरीका इसने क्या अपनाया था? तो इन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाता था और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा, कौन से न्यायालय द्वारा? क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता था। दोषी पाए जाने पर उन्हें गुलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गुलेटिन क्या होता था? गुलेटिन जो था वह दो खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन थी, जिसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गुलेटिन के नाम पर पड़ा था। गुलेटिन 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 गुलेटिन। अब है आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार। इसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया था? तो कीमतों पे नियंत्रण किया था। सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। रोशनिंग, गोश्त और पावरोटी की रोशनिंग कर दी गई थी। किसानों पर दबाव, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। समता रोटी, महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी के लिए साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। समानता का व्यवहार की बात करें तो बोलचाल और संबोधन में बराबरी लाने की कोशिश की गई। जैसे मानस्यू, जिसे महाशय और मैडम महोदया की जगह सभी को अब सितोयन नागरिक और सितोयन नागरिका कहा जाने लगा। चर्चों पे पाबंदी, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। ये सब किसके? आतंक का समय चल रहा था। उस समय ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही थी। किसके समय? रोबेस्पियर के समय। क्या क्या किया गया? कीमतों पे नियंत्रण किया गया, राशनिंग की गई, किसानों पर दबाव डाला गया, समता रोटी लागू की गई, समानता का व्यवहार लाया गया, चर्चों पे पाबंदी लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रोबेस्पियर का अंत। रोबेस्पियर से भी जनता त्राही त्राही करने लगी थी।
रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी उनकी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किसको? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को। अब बात करेंगे डायरेक्टरी शासन का। किसका? डायरेक्टरी शासित फ्रांस का। क्या है इसमें? सत्ता का हस्तांतरण होता है, शासन व्यवस्था की संरचना देखने को मिलती है, राजनीतिक अस्थिरता और नेपोलियन का उदय होता है, और प्रेरक आदर्श क्या होते हैं डायरेक्टरी शासन से। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है सत्ता का हस्तांतरण। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो फ्रांस की सत्ता थी मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथों में आ गई। नया संविधान बनाया गया, नया संविधान लागू किया गया जिसमें संपत्तिहीन लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के समय सभी को अधिकार दे दिए गए, 21 वर्ष के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन जैसे ही आतंक का राज खत्म हुआ 1794 में, तो फिर से सत्ता आ जाती है, हस्तांतरण हो जाता है किसके पास? फ्रांस की मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास, और फिर नया संविधान बनाया जाता है जिसमें संपत्तिहीन लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है। ठीक। शासन व्यवस्था की संरचना। फिर शासन व्यवस्था की संरचना होती है। विधान परिषदें, जैसे नए संविधान के तहत 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। यानी कि नए संविधान के तहत क्या किया गया कि जो चुनी गई विधान परिषदें हैं उनको दो बनाया गया। डायरेक्टरी, इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का गठन किया जिसे डायरेक्टरी कहा गया। यानी कि डायरेक्टरी शासन का स्थापना किया गया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था कि जैकोबिन के समय एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचना था, तानाशाही से बचना था। यानी जैकोबिन के समय एक केंद्रीय शासित राज्य जो थे एक ही शासक के अंतर्गत आता था। इसको डायरेक्टरी के अंतर 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई गई जिसको डायरेक्टरी कहा गया था। विधान परिषदें कितनी की गई? तो 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था इसमें। ये शासन व्यवस्था की संरचना में बदलाव आए थे। तीसरा में क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता और नेपोलियन का उदय देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? राजनीतिक अस्थिरता और नेपोलियन का उदय। क्या होता है? आपसी विवाद। अक्सर डायरेक्टरों का झगड़ा विधान परिषदों से होता है। विधान परिषद कितनी थी? 2 चुनी हुई विधान परिषदें थी और डायरेक्टरी में 5 लोगों का समूह से बनाया गया था जिसे डायरेक्टरी कहा गया था। तो इनमें अक्सर विवाद होता था। किसमें? डायरेक्टरी का झगड़ा विधान परिषदों से होता था। परिणाम क्या हुआ कि परिषदें अक्सर डायरेक्टरों को बर्खास्त करने की कोशिश करती थी। इसी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन का उदय होता है। जैसे राजनीतिक अस्थिरता ने फ्रांस में सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग खोल देता है। सैनिक तानाशाह कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किसके द्वारा होता है? तो राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसके प्रेरक आदर्श। प्रेरक आदर्श की बात करेंगे तो सरकार के स्वरूप में बदलाव के बावजूद फ्रांस की क्रांति के 3 मुख्य आदर्श बने रहे। यानी कि फ्रांस में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 1789 के बाद भी जो क्रांति हुई उसके बाद भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 91 में बदलाव हुआ, 92 में बदलाव हुआ, 93, 94, ये चीज़ें चलती आ रही, इसमें बदलाव हो रहा। लेकिन जो सरकार का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके जो मुख्य आदर्श थे वो बने रहे। जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। महत्व क्या है कि इन मूल्यों ने न केवल फ्रांस बल्कि आने वाले सदी में पूरे यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। ये अगला है टॉपिक की फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका क्या थी, इसका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो फ्रांस की क्रांति में पहले पढ़ेंगे कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी क्या रही इसमें, राजनीतिक सक्रियता और उनके क्लब क्या थे महिलाओं की प्रमुख मांगें क्या थी, क्रांतिकारी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए क्या सुधार किए गए, आतंक और राज का जो संघर्ष का दौर चल रहा था उस समय महिलाओं के साथ क्या संघर्ष था, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, और अंततः महिलाओं को कैसे सफलता मिली। ठीक है, महिलाओं को क्या सफलता मिली इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बारे में बात करेंगे। महिलाएं फ्रांसीसी समाज में बदलाव लाने वाली गतिविधियों में शुरू से ही सक्रिय थीं। तीसरा ए स्टेट की बात करें तो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जो हैं जीविका चलाने के लिए काम करती थीं, जैसे सिलाई बुनाई, कपड़े धोना, फल सब्जी बेचना और संपन्न घरों से घरेलू काम करना। महिलाओं के पास शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके बहुत कम थे। केवल धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती थी। उन्हें घर के काम जैसे खाना बनाने, पानी लाने, लाइन में लगकर पावरोटी लाने के लिए भी काम करना पड़ता था। तो यह महिलाओं की इस तरह से समाज में भागीदारी देखने को मिलती थी, सक्रिय थी महिलाएं। यहाँ पे देखेंगे कि महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता क्या थी और उनके क्लब भी बने हुए थे, ऐसे बारे में जानते हैं। तो अपने हितों की चर्चा करने के लिए महिलाओं ने खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में आए थे? 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। सबसे मशहूर क्लब क्या था महिलाओं का? तो सबसे मशहूर क्लब महिलाओं का था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। नेक्स्ट क्या है इन महिलाओं के बारे में? महिलाओं की प्रमुख मांगे क्या थी? तो महिलाओं की प्रमुख मांगे में थी, महिलाओं की मुख्य मांग थी कि उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए,
ठीक है। और महिलाएं नाराज़ थी। नाराज़ क्यों थी? क्योंकि जो 1791 में संविधान बना था, उस संविधान से ये नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। उनकी मांगे क्या थी? तो उन्होंने मांग रखी कि हमें मताधिकार का अधिकार दिया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए, असेंबली के लिए चुने जाने का अधिकार दिया जाए और राजनीतिक पदों पर भी नियुक्ति दी जाए। यह महिलाओं की उस समय मांग थी। उस समय क्रांतिकारी सरकार द्वारा जो सुधार किए गए थे महिलाओं के लिए, उनमें कौन कौन से सुधार थे महिलाओं के बारे में? तो सुधार थे उस समय की शुरुआत में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए थे। जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ये क्रांतिकारी सरकार की बात हो रही है, ये ध्यान देना है। क्रांतिकारी सरकार कौन थी? जैकोबियन दल की क्रांतिकारी सरकार थी। दूसरा, पिता अब उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तीसरा क्या था? कि शादी को एक स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत पंजीकरण शुरू हुआ। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अब पुरुष महिला दोनों को अर्जी देने का हक मिला। महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी और कलाकार या छोटे व्यवसाय बन सकती थी या कर सकती थी, व्यवसायी बन सकती थी। ये चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अगला पॉइंट 5वां है किसके बारे में? महिलाओं का। जब आतंक का राज और संघर्ष का दौर चल रहा था, उस समय महिलाओं के साथ क्या हो रहा था? तो आतंक के राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया। आतंक का जब राज चल रहा था उस समय सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और कुछ को फांसी दे दी गई, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है अंततः सफलता, यानी महिलाओं को अंततः सफलता कब मिली थी? यानी मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रहा और अंततः सन 1946 में, कब? 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर, यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त किया। सोचिए क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में क्रांति हुई थी। उस समय महिलाएं भी सक्रिय भागीदारी थी, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिलता है? 1946 में। सोच लीजिए कितने साल बाद? 7 इधर हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 और इधर कितना हो जाएगा? 1, यानी 157 साल बाद, 157 ईयर बाद महिलाओं को जाके मिलता है फ्रांस में अधिकार वोट देने का। सोच लीजिए। अब अगला क्या है पॉइंट्स? ओलंपे दे गूज के बारे में बात करेंगे, जिस महिला के बारे में बात कर रहे थे। ओलंपे दे गूज कौन थी? ओलंपे दे गूज जो थी वो 1748 में पैदा हुई थी और 1793 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये तो देख नहीं पाई थी, लेकिन इसने लड़ा था। परिचय क्या था? कि ओलंपे दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक महिला थी। उन्होंने महिलाओं को अधिकार से वंचित रखने वाले संविधान का कड़ा विरोध किया। 1791 में उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। नहीं, जब 1789 में पुरुषों के लिए नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ था, तो 1791 में ओलंपे दे गूज ने भी महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। 1793 में जैकोबिन सरकार की आलोचना करने पर इन्हें देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इनके बारे में? कि ओलंपे दे गूज के घोषणा पत्र के मुख्य विषय क्या थे? मुख्य विषय में इन्होंने क्या क्या बातें कही थी? पहली बात इन्होंने कहा था प्राकृतिक स्वतंत्रता की। इन्होंने कहा था कि औरत जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों के मामले में वह पुरुषों के समान है। दूसरा, अधिकारों की रक्षा। सभी राजनीतिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के नैसर्गिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है या करना है, जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। राष्ट्र की शक्ति। संप्रभुता का मुख्य स्रोत पूरे राष्ट्र में निहित है, जो वास्तविक में महिलाओं और पुरुषों का एक संघ है। कानून में भागीदारी। कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए, इसलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में सभी महिलाओं और पुरुषों की समान भूमिका होनी चाहिए। समान और सम्मान और पद। योग्यता के आधार पर सभी महिला और पुरुष बिना किसी भेदभाव के सरकारी पदों और सम्मान के हकदार हैं। कानून के समक्ष समानता। कानून सबके लिए बराबर है। यदि कोई महिला अपराध करती है तो उसे भी पुरुषों की तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और सजा भुगतनी होगी। ये बात यानी 1 2 3 4 5 6 बात कही है इन्होंने। ठीक है। और पुरुषों के नागरिक अधिकार में कितनी बात थी? 17 बात थी। इसमें क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र की भक्ति, कानून में भागीदारी, समान सम्मान और पद, कानून के समक्ष समानता की भी बात कही गई है इसमें। ठीक है। अगला है कि दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांस की क्रांति में दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि और दास प्रथा की आवश्यकता क्यों पड़ी, दास व्यापार की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे, राजनीतिक स्थिति और कानून क्या है दास प्रथा के लिए, और नेपोलियन ने दास प्रथा के लिए क्या किया था और दास प्रथा का अंतिम स्वरूप देखने को क्या मिलता है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दास प्रथा की पृष्ठभूमि और उसकी आवश्यकता। तो दास प्रथा जो थी कैरेबियाई उपनिवेश के अंतर्गत इनका नाम ज़्यादा लिया जाता है। क्यों? कैरेबियाई उपनिवेश थे मार्टिनिक, गोडेलेप और सैंट डोमिंगो। जैसे यह जो उपनिवेश थे यहाँ पे तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी के मुख्य आपूर्तिकर्ता थे। कौन? तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी के मुख्य आपूर्तिकर्ता उपनिवेश कौन थे? कैरेबियाई उपनिवेश। तो मार्टिनेक थे, गोडेलेप थे और सैंट डोमिंगो थे। यहाँ पे श्रम की कमी देखने को मिलती है। श्रम की कमी क्यों? क्योंकि यूरोपीय लोग अपरिचित और दूर देशों में काम करने के इच्छुक नहीं थे, जिससे बागानों में मजदूरों की कमी हो गई थी। ठीक है। यानी यूरोपीय लोग जो थे वो अपरिचित और दूर देशों में काम करने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे बागान में मजदूरों की कमी थी। इसका समाधान कैसे खोजा गया? तो इसको समाधान खोजने के लिए इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। तो इस तरह से दास की जो जरूरत है उनकी पृष्ठभूमि तैयार हुई और उनकी आवश्यकता महसूस हुई थी। ठीक है। तो उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं।
अब बात करेंगे कि दास व्यापार की क्या प्रक्रिया थी, प्रोसेस क्या था, इनको कैसे लाया जाता था। तो इनका शुरुआत जो होता है, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में दास व्यापार की प्रक्रिया शुरू होती है। इनके लिए जो प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ पे इनको लाया जाता था, तो दास व्यापार के लिए एक फ्रांसीसी सौदागर कहाँ पे लाते थे? बोर्दे और नान्ते बंदरगाह से जहाज लेकर अफ्रीका तट जाते थे। खरीद फरोख्त इनकी कहाँ पे होती थी? तो वहाँ के स्थानीय सरदारों से दास खरीदे जाते थे। परिवहन, दासों को दाग कर और हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दास प्रथा के लिए कि राजनीतिक स्थिति और कानून क्या थे। तो दास प्रथा को लेकर 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि इस दौरान फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी, यानी कि 18वीं शताब्दी में ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी। 17वीं शताब्दी में इनका प्रोसेस शुरू हुआ था। नेशनल असेंबली, लंबी बहस हुई लेकिन व्यापारियों के विरोध के डर से कोई कानून पास नहीं हो सका। 1794 में क्या देखने को मिलता है? कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। यानी कि इनके लिए कानून कब पारित हुआ था? तो 1794 कन्वेंशन में इनके लिए दासों की मुक्ति के लिए कानून बना था। और इससे पहले जो होता था इनके ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी दास प्रथा की। नेशनल असेंबली में इनकी बात चली थी लेकिन व्यापारियों के डर से इनका कानून पास नहीं हो पाया था। ठीक। नेपोलियन और अंतिम अंत, नेपोलियन के समय दासों की 1794 में तो दास कानून बंद कर दिया गया था। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो उसने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। उसने बगान मालिकों को अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की छूट दे दी थी। किसको? बगान मालिकों को और अफ्रीकी निग्रो को गुलाम बनाने की छूट दी थी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अंतिम उन्मूलन कब होता है? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 में किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो त्रिकोणीय व्यापार यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होता है। दासों की पहली मुक्ति 1794 में होती है और दास प्रथा की पूरी तरह अंत कब हो जाता है? तो 1848 में हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से था फ्रांस की क्रांति का। एक टॉपिक और बच रहा है, बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है। अगली वीडियो क्या है कि क्रांति और रोजाना जिंदगी। क्रांति और रोजाना जिंदगी में क्या देखने को मिलता है? मुख्य उद्देश्य है सेंसरशिप की समाप्ति होती है, प्रेस और सूचना का प्रसार कला और संस्कृति के माध्यम से जुड़ा होता है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। पहला क्या है? मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है क्रांति और रोजाना जिंदगी के? तो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है इस पे? सन 1789 की क्रांति के बाद यह देखा गया कि राजनीतिक लोगों के पहनावे, बोलचाल और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबों को बदल सकती है। आदर्शों का क्रियान्वयन, क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सेंसरशिप की समाप्ति। सबसे महत्वपूर्ण कानून है। ऐतिहासिक बदलाव, बास्तीन के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून पारित हुआ। कब? 1789 की गर्मियों में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून पारित हुआ। पुरानी व्यवस्था, प्राचीन राजतंत्र में किसी भी किताब, अखबार या नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। नई व्यवस्था क्या की गई? अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार घोषित कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रेस और सूचना का प्रसार, सूचना का बाढ़। प्रेस और की स्वतंत्रता के कारण शहरों में अखबारों, पर्चियों, पुस्तकों और तस्वीरों की बाढ़ आ गई जो तेजी से गांवों तक पहुंची। विभिन्न दृष्टिकोण। प्रेस की आज़ादी का मतलब था कि किसी भी घटना पर विरोध, विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रिंट माध्यम के जरिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपनी दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नेक्स्ट क्या है? कला और संस्कृति के माध्यम से जुड़ा लोकप्रिय माध्यम, नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों, भारी संख्या में लोग शामिल होने लगे। दार्शनिकों के विचार, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में दार्शनिकों के जटिल लेखों को समझने की सबसे आसान तरीका था। शिक्षा की सीमा, उस समय किताबें पढ़ना केवल मुट्ठी भर शिक्षित लोगों के लिए संभव था, इसलिए दृश्य और श्रव्य माध्यम अधिक प्रभावी साबित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट का सारांश। एक मिनट, ये लास्ट टॉपिक है। नेपोलियन बोनापार्ट का सारांश की बात करेंगे। सम्राट की घोषणा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर लिया। साम्राज्य विस्तार, उसने पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय प्राप्त की, पुराने राजवंशों को हटाया और अपने परिवार के सदस्यों को सत्ता सौंपी। सुधार कार्य, नेपोलियन ने यूरोप के आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली लागू की। जनता की धारणा, नेपोलियन को शुरुआत में मुक्तिदाता माना गया लेकिन बाद में उसकी सेनाओं को हमलावर के रूप में देखा जाने लगा। पतन, नेपोलियन का पतन 1815 में वाटरलू की लड़ाई के हार से हुई। तो यह था फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स थे। इसके अभी भी बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लेकर आएंगे, वह दूसरे वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इतना महत्वपूर्ण नोट्स तो नहीं मिलने वाला है कहीं से भी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है।